गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें चैप्टर 1 प्राकृतिक संसाधन। इस पाठ में हमें प्राकृतिक संसाधन के उपयोग, उसकी हमें सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए कि इसकी सुरक्षा भी बनी रहे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। संसाधन द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक या पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। जो संसाधन होते हैं उसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, उसे संतुष्ट करता है, उससे उस संसाधन का उपयोग करके मानव को संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रकृति में हजारों तत्व रहे हुए हैं, पर उन्हें हम संसाधन नहीं कर सकते। जो हमारी प्रकृति है उसमें कई प्रकार के तत्व रहे हैं, पर हमें उन सबको संसाधन हम नहीं मान सकते। ये तत्व सभी संसाधन कहे जाएंगे तब मनुष्य अपने विशिष्ट ज्ञान कौशल्य द्वारा उपयोग में ले। दूसरी तरफ से कहें तो जिन वस्तुओं का मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो एवं मनुष्य के पास उसका उपभोग करने की शारीरिक या बौद्धिक क्षमता हो, इस अनुसार कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए काम में ली जाए तो वह संसाधन बन जाती है जो मनुष्य के काम आती है। प्राचीन काल में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्य को नहीं थी, तब वे संसाधन नहीं थे, परंतु आज उनकी उपयोगिता और खनन प्रविधियों के विकास से मनुष्य जीवन के लिए वे अत्यंत आवश्यक बने हैं। प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता दोनों गुणधर्म होने आवश्यक हैं। प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति तीनों की परस्पर प्रक्रिया द्वारा ही संसाधन बनते हैं। तीनों का योगदान समान होता है जिसके द्वारा संसाधन बनते हैं। अब है संसाधनों के उपयोग। हम संसाधनों के उपयोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं, किस किस के रूप में कर सकते हैं। संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी है। संसाधन हमें क्या करते हैं, वह हमारे लिए अनेक तरह से उपयोगी होते हैं। हम उन्हें भोजन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, कच्चे माल के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और शक्ति संसाधन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी होते हैं। मनुष्य जीवन के हर चरण पर उसकी कोई ना कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है। कृषि प्रवृत्ति से उद्योग प्रवृत्ति तक सभी प्रवृत्तियों अंत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित है, प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रखती है। इस संदर्भ में अधिक तत्व जाने, इस संदर्भ में क्या करेंगे, हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। संसाधन भोजन के रूप में, संसाधन को हम भोजन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य की भोजन की आवश्यकताएं विविध संसाधनों से पूरी होती है। जो भोजन की आवश्यकता होती है वह हमें विविध संसाधनों से प्राप्त होती है। प्राकृतिक रूप से होने वाले फल, कृषि द्वारा मिलती विविध खाद्य फसलें, पालतू प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाला दूध और उनकी बनावटें तथा मांस, जलाशयों की मिलती मछलियाँ और अन्य जलधर मधुमक्खी द्वारा बनाया गया मधु आदि चीज़ें खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग में ली जा सकती है। इन सभी वस्तुओं का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। संसाधन कच्चे माल के स्रोत, संसाधन का हम कच्चे माल के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। जंगलों से प्राप्त होने वाली विविध चीज़ों, कृषि द्वारा उपलब्ध सामग्री, पालतू पशुओं के प्रति ऊन, चमड़ा और मांस, खनिज, अयस्क आदि चीज़ें अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाती हैं।
संसाधन शक्ति संसाधन के रूप में हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के रूप में उद्योगों एवं घरों में उपयोग ईंधन की तरह करते हैं। सूर्य प्रकाश, पवन, समुद्री लहरें, ज्वार भाटा और जलप्रपात द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अब क्या है संसाधन के प्रकार। संसाधन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के संसाधन के प्रकार हैं। पहला क्या है, मालिकाना आधार पर। दूसरा, पुनः प्राप्यता के आधार पर। तीसरा क्या है, वितरण क्षेत्र के आधार पर। जिसमें परंतु मालिकाना दृष्टि से संसाधन के प्रकार इस प्रकार होते हैं। यह जानकारी तालिका की मदद से समझें। हमें मालिकाना दृष्टि से क्या क्या दिया गया है, व्यक्तिगत संसाधन, जिसमें विवरण में क्या है, किसी व्यक्ति या कौटुंबिक मालिकाना, उदाहरण के रूप में क्या है, भूमि, आवास आदि। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, किसी देश या प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति, उदाहरण स्वरूप सेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तीसरा क्या है, वैश्विक संसाधन, उसके विवरण में संपूर्ण विश्व की ऐसी तमाम भौतिक एवं अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण में होता है, उदाहरण के स्वरूप में मालिकाना संसाधन। इसके बाद आप देख सकते हो कि संसाधनों के वितरण के अनुसार पर इनके प्रकार होते हैं। आप कोष्ठक में देख सकते हो, वितरण के क्षेत्र के अनुसार उनके नाम दिए गए हैं, उनके तत्व दिए गए हैं और उनके उदाहरण दिए गए हैं। तालिका में देखकर हम 2 प्रकार के वर्गीकरण समझें। संसाधनों के विभाग अन्य रूपों में भी किए जा सकते हैं, अलग प्रकार से भी होते हैं। उसमें नवीनीकरणीय संसाधन, ये 2 भाग लिए जा सकते हैं, अलग अलग रचना करना। कुछ संसाधन स्वयं में निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं अथवा वे न खत्म हो ऐसे अखूट होते हैं। जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि हम वर्ग में आते हैं, इसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि अनवीनीकरण संसाधन वे हैं जो संसाधन एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते अथवा उन्हें पुनः बनाया नहीं जा सकता, या नज़दीक के भविष्य में उनका पुनः निर्माण असंभव है। उदाहरण के स्वरूप में खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि का समावेश इस वर्ग में होता है। अब है संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित है। मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी है, अमर्यादित, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जबकि प्राकृतिक संसाधन मर्यादित है, परंतु हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, मर्यादित हैं। विगत 100 वर्षों में मनुष्य द्वारा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हुए असाधारण विकास और भयंकर जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है। 100 वर्षों के बाद जो मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की है और हमारे भारत की जनसंख्या वृद्धि से जो हमारे संसाधन का उपयोग क्या हो गया है, अत्यंत बढ़ गया है, अधिक मात्रा में इसका उपयोग होने लगा है। इन परिस्थिति के आधार पर यदि गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो भविष्य में इनके खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है कि भविष्य में इन सभी संसाधनों का भी उपयोग कर सके, तो अभी से इसका संरक्षण करना चाहिए। संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, उनका समय मर्यादा के अनुसार ही उपयोग करना। संरक्षण शब्द का सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा है। वर्तमान समय में जिस तरह दोहन हो रहा है, उसी तरह संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन और उपयोग होता जा रहा है। तो
तो विकास और वर्तमान जीवन स्तर बनाए रखना लगभग स्वप्नवत हो गया है, सपने के समान हो गया है। उसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और पुनः उपयोग जैसी बातें उसमें समाविष्ट है। जब किसी वृक्ष या जीव के अस्तित्व पर संकट हो तब उसके लिए आयोजित व्यवस्थापन को उसका संरक्षण कहते हैं। जब किसी वृक्ष या व्यक्ति के अस्तित्व पर ही संकट होता है तब उसके लिए जो आयोजन या फिर जो व्यवस्था की जाती है उसे संरक्षण कहते हैं। संसाधन के आयोजन और संरक्षण के लिए आवश्यक तथ्यों को विचारपूर्वक समझें। जो तत्व दिए गए हैं उसे हमें विचारपूर्वक समझना है, जिसमें पहला, सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश को एक इकाई मानकर उसके द्वारा उपयोग में लिए गए अब तक बिन उपयोगी और संभावित संसाधनों की उपलब्धि एवं विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा क्या है? जिन संसाधनों का प्रमाण मर्यादित या अनवीनीकरण है उनका वैज्ञानिक रूप से दोहन करना चाहिए एवं उनका उपयोग अनिवार्य हो तभी करना चाहिए। तीसरा, जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है उनके विकास के लिए प्रयत्नशील करना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए जिससे उनकी मात्रा बढ़ती रहे। चौथा, जो संसाधन वर्तमान में सरलता या सहजता से उपलब्ध हो उसे बिगाड़ने के बदले भावी आवश्यकताओं के लिए मितव्ययतापूर्वक बचना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। पांचवा, मर्यादित मात्रा में उपलब्ध संसाधन बनाए रखना तथा तकनीकी विकास द्वारा उसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज लंबे समय अंतराल पर फायदेमंद है। छठा, संसाधनों के संरक्षण के लिए शासन द्वारा आवश्यक कानून एवं नियम बनाकर उसका अमल करना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए। सातवां, नागरिकों को संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ी सभी बातों से अवगत होकर जन जागृति लानी चाहिए, सबको जागृत करना चाहिए। इसके बाद है जमीन निर्माण की जमीन की रचना कैसे होती है। जमीन पृथ्वी की पपड़ी पर के अनेक कणों से बनी एक पतली परत होती है। जमीन कैसी होती है? पृथ्वी की पपड़ी पर के अनेक कणों से बनी एक पतली परत के समान होती है जिसमें खनिज, नमी, सेंद्रीय तत्व तथा हवा वगैरह मिले होते हैं। इन सभी से मिलकर जमीन बनी होती है। मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टान स्तर होते हैं। मिट्टी के नीचे उसमें क्या होते हैं? मूल चट्टान स्तर होते हैं। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव और कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है। जब मूल चट्टानों का घिसाव और कटाव होता है तो उसके बाद इन मिलने वाले पदार्थों से ही जमीन का निर्माण होता है, जिसमें जैविक अवशेष, नमी और हवा मिलती है। इन तीनों का समावेश होता है। अन्य रूप से कहे तो जमीन खनिज और जैविक तत्वों का प्राकृतिक मिश्रण है, दोनों का जोड़ है। उसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास करने की क्षमता होती है। अब है जमीन। जमीन पृथ्वी की पपड़ी के ऊपर, पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह या स्तर जिसे हम जमीन कहते हैं। जमीन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह या स्तर को हम जमीन कहते हैं, जिसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य और जैविक तत्व होते हैं जो वनस्पति की वृद्धि और विकास करते हैं, जबकि उनका अनुपात सभी जमीन में एक समान नहीं होता है। इन सभी का अनुपात क्या होता है? एक समान नहीं होता है। अलग अलग जमीन के लिए अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। इस तरह जमीन अर्थात सेंद्रीय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव के मिश्रण से बने असंगठित पदार्थों की पपड़ी का स्तर है। इसे हम जमीन कहते हैं। मूल चट्टानों को घिसाव या निक्षेपण के परिबल तोड़ करके उसके बारीक कण बनाते हैं और इस चूर्ण में
वनस्पति तथा जीव जंतुओं के विघटन या सड़ने से बने सेंद्रीय तत्व उसमें मिल जाते हैं। ये सेंद्रीय तत्व वनस्पति की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वनस्पति का विकास होता है। जमीन की उत्पत्ति के समय अंतराल के संदर्भ में उस समय की जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण एवं व्यापक है कि उस जलवायुनीय प्रदेश में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनने वाली जमीन लंबे समय अंतराल में ही एक ही प्रकार की हो जाती है, एक स्वरूप की बन जाती है। अर्थात एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायु समय अंतराल में बनने वाली जमीन अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। जमीन का प्रकार उसके रंग, जलवायु, मातृ चट्टान, कण रचना एवं उपजाऊपन जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके बाद क्या है, अब हम देखेंगे जमीन के प्रकार कि हमारी जमीन कितने प्रकार की होती है। वर्तमान समय में भारतीय कृषि संशोधन परिषद द्वारा भारत की जमीनों को 8 प्रकार में बांटा गया है, जिनमें से पर्वतीय जमीन और जंगल प्रकार की जमीन पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग ऊंचाई पर दिखाई देती है। जमीन के प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है, काप की जमीन, दूसरा लाल जमीन, तीसरा काली जमीन, चौथा लेटेराइट जमीन, पांचवा रेगिस्तानी प्रकार की जमीन, छठा पर्वतीय जमीन, सातवां जंगल प्रकार की जमीन, आठवां दलदलीय या पीठ प्रकार की जमीन। अब हम पहली जमीन के बारे में चर्चा करेंगे, काप की जमीन। इस प्रकार की जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। काप की जमीन कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, 43 क्षेत्र में फैली हुई है भारत के कुल क्षेत्र में से। पूर्व से ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ कर पश्चिम में सतलज नदी तक उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेशों में इस प्रकार की जमीन आई हुई है। इन सभी प्रदेश में कैसी जमीन है, काप की जमीन पाई जाती है। काप की जमीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित काप की आभारी है, उसके द्वारा काप जमीन का निर्माण होता है। इस जमीन में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एवं चूने का निर्माण अधिक दिखाई देता है। इसमें इस सभी का प्रमाण क्या होता है, अधिक दिखाई देता है, जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम प्रमाण में दिखती है। यदि इस जमीन में दलहन वर्ग की फसलें ली जाए तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ जाता है या फिर उसको बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की जमीन में गेहूँ, चना, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिलहन आदि फसलें ली जाती है। इनका उत्पादन किया जाता है, इनकी खेती की जाती है। दूसरा क्या है, लाल जमीन। लाल जमीन भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है। लाल जमीन कितने क्षेत्रफल में आई हुई है, 19 क्षेत्रफल में आई हुई है। दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर के बुंदेलखंड तक एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में कच्छ तक वह फैली है। लाल जमीन कहाँ से कहाँ तक आई हुई है, द्वीपकल्प से तमिलनाडु से, उत्तर में बुंदेलखंड एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम कच्छ तक फैली हुई है लाल जमीन। राजस्थान में इस प्रकार की जमीन दिखाई देती है। राजस्थान में लाल प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। इस जमीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इस जमीन का लाल रंग क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण, तथा वह नीचे जाने पर
पीले रंग में बदलता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे वे पीले रंग में बदलते जाते हैं। इन जमीनों में चूना, कंकड़ और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं, यह नहीं देखने को मिलते हैं। इन जमीन में अधिकांशतः मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन और पोटास की कमी दिखाई देती है। इस प्रकार की जमीन में बाजरी, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू इत्यादि फसलें ली जाती है। इन सभी की खेती की जा सकती है। अब क्या है काली जमीन। काली अथवा रेगूर जमीन भारत के क्षेत्रफल के लगभग 15% क्षेत्रफल में फैली हुई है। काली जमीन कितने क्षेत्रफल में आई हुई है? 15% क्षेत्रफल में आई हुई है। काली जमीन को रेगूर जमीन भी कहते हैं। इस जमीन का उद्भव दक्कन के लावा के बिछने पर हुआ था। काली जमीन का उद्भव कैसे हुआ था? दक्कन के लावा के बिछने से हुआ था। समग्र महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का कुछ भाग आदि जगहों पर इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के कुछ भाग में काली जमीन देखने को मिलती है। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी एवं वडोदरा जिले की जमीन इस प्रकार की पाई जाती है। इस जमीन के निर्माण में लावायुक्त चट्टानों और जलवायु की भूमिका मुख्य होती है, जिसके द्वारा इस जमीन का निर्माण होता है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। इसका उपजाऊपन अच्छा माना जाता है। इसमें उत्पादन करने की क्षमता कैसी होती है? अच्छी होती है। इस जमीन की नमी संग्रह शक्ति काफ़ी अच्छी है। इसमें नमी काफ़ी समय तक रहती है। जब नमी सूख जाती है तब इसमें दरार या भंग बन जाता है, जैसा आप चित्र में देख सकते हो। इस प्रकार की जमीन में कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू एवं उड़द जैसे दलहन वर्ग की फसलें ली जाती है। इसकी खेती कर सकते हैं। कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अनुकूल होने से इस जमीन को कपास की जमीन के रूप में भी पहचाना जाता है। काली जमीन को किसके रूप में पहचाना जाता है? कपास की जमीन के रूप में भी पहचाना जाता है। चौथा क्या है? लेटेराइट या पड़खाऊ जमीन। इस जमीन का नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर अर्थात ईंट पर से पड़ा है। लेटेराइट जमीन का नाम किस भाषा पर से पड़ा है? लैटिन भाषा के शब्द लेटर अर्थात ईंट पर से पड़ा है। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड एक पदार्थ के कारण होता है। यह जमीन भीगने पर मक्खन की तरह मुलायम और सूखे तब कड़ी बन जाती है। लेटेराइट जमीन जब भीग जाती है तब वो मक्खन की तरह मुलायम और जब वो सूख जाती है तब कड़ी के रूप में बन जाती है। सूखी एवं नमी युक्त जलवायु के परिवर्तन से और सिलिकामय पदार्थों के निवारण से इसका निर्माण हुआ है। इन दोनों के कारण इसकी रचना हुई है। यह भारतीय द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उछले वाले भागों में विकसित हुई दिखती है, वहाँ पर देखने को मिलती है इस प्रकार की जमीन। इस प्रकार की जमीन में मुख्यतः लौह तत्व, पोटास और एल्यूमिनियम का प्रमाण अधिक होता है। यह जमीन कम उपजाऊ होती है, परंतु इसमें खाद डालकर कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की फसल ली जा सकती है। इस जमीन को पड़खाऊ जमीन के रूप में भी पहचाना जाता है। पांचवा क्या है? रेगिस्तानी प्रकार की जमीन। यह जमीन शुष्क एवं आर्द्र शुष्क वाली परिस्थिति में होती है। यह जमीन रेतीली एवं कम उपजाऊ होती है। इसमें घुलनशील क्षारों का प्रमाण अधिक होता है। इस प्रकार की जमीन राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ पर देखने को मिलती है। गुजरात में इस प्रकार की जमीन कच्छ एवं
सौराष्ट्र के कुछ भागों में आई हुई है। सिंचाई की सुविधाओं से इसमें बाजरी ज्वार की फसल ली जा सकती है, इसकी खेती कर सकते हैं। छठा, पर्वतीय जमीन। यह जमीन हिमालय की घाटियों एवं ढलानों के क्षेत्रों में 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके स्तर पतले एवं अपरिपक्व होते हैं। यह असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में आई हुई है। हिमालय की सामान्य ऊंचाई के भागों में देवदार, चीड़ एवं पाइन के वृक्षों वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जमीन पाई जाती है। सातवां, जंगल प्रकार की जमीन। इस प्रकार की जमीन हिमालय के संकृद्रुम वनों में 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच तथा सह्याद्री, पूर्व घाट एवं मध्य हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में है। 3000 मीटर से 3100 मीटर ऊंचाई के बीच तथा पूर्व घाट एवं मध्य हिमालय के तराई क्षेत्रों में आई हुई है। वृक्षों के घिरे हुए पत्तों से भू सतह ढकी रहती है। उनकी सतह को हम देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह पत्तों से ढकी रहती है। यह पत्ते सड़ने से सेंद्रीय पदार्थों का प्रमाण बढ़ने से जमीन का ऊपरी स्तर काला बना हुआ होता है। जो जमीन का ऊपरी सतह होता है वो क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। जो जमीन के निचले स्तर की ओर से जाने पर नीले या लाल रंग में बदलता है, उसमें रंग परिवर्तन देखने को मिलता है। इस जमीन में चाय, कॉफ़ी, गरम मसालों के उपरांत गेहूँ, मक्का, जो धान इत्यादि फसलें की जा सकती है। इस प्रकार की खेती होती है। यह जमीन अत्यधिक मर्यादित क्षेत्रों में है। आठवां, दलदलीय या पीठ प्रकार की जमीन। इस प्रकार की जमीन नमी वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के संचय से विकसित होती है। वर्षा ऋतु में यह जमीन पानी में डूब जाती है और पानी उतरने से इसमें धान की कृषि की जा सकती है। इस जमीन में जैविक पदार्थों एवं क्षारों की बहुलता एवं पोटाश की कमी देखने को मिलती है। ऐसी जमीन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के किनारे वाले भागों में देखने को मिलती है। उत्तर बिहार का मध्य भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। यह जमीन हम वहाँ पर देख सकते हैं। इस जमीन का क्षेत्र भी कैसा होता है? मर्यादित होता है।